नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्या, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक में खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को भी पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर, सम्मान और उनको प्रोत्साहन मिल सके। आज खेल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 200 से 50 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जा रही है। आज सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले हमारे 3 खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को भी हमारी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले शौर्य सैनी अभिनव देसवाल को भी 30-30 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 3900 खिलाड़ियों तथा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2199 खिलाड़ियों को प्रतिमाह मिलने वाली उनकी छात्रवृत्ति की लगभग 5.5 करोड़ रुपए की भी राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आप लोग पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आपके सपनों को
पंख लगाने के लिए और आपको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी संभव सहयोग होगा उस सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, भारत ने वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर खेल विभाग एवं युवा खिलाड़ियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि अभी से इसकी तैयारियों में जुट जाएं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण का माध्यम मानकर उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेलों के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपनी मेहनत और काबिलियत द्वारा उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर रोशन करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि मैं 23 खेल अकादमी की स्थापना हम करने जा रहे हैं, इसके साथ ही परेड ग्राउंड में एथलेटिक्स सिंथेटिक एक ट्रैक बनाया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। पेविलियन ग्राउंड के फुटबॉल ग्राउंड में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ भी लगाया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार आप सभी को पुनः खेल दिवस की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। इस बार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में इतना उफान है कि वो सब कुछ अपने साथ बहा लेने को तैयार है। तस्वीरें डरावनी है। बूंदाबांदी हो रही है और रोड हमारी भीमताल वाली बंद हुई। चमोली का कैसा है वहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें डरावनी हैं। 2 जिलों में बादल फटने के बाद पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मलबे के सामने जो भी आया वो धराशाही हो गया। जानकारी मिलते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। आपदा सचिव और जिलाधिकारियों को रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में हुई अतिवृष्टि पर राहत बचाव कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्राथमिकता के साथ आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करें। चमोली के देवाल क्षेत्र में कालेश्वर में ऊपरी पहाड़ी से मलबा आया जो लोगों के घरों में घुस गया। जेसीबी मशीन के जरिए मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायणबगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, दौशाली में तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने से 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी मलबे में दब गए, जिनका शव बरामद कर दिया है। कई घर और पशुओं की गौशालाएं मलबे में दब गई हैं। 19 से 15 मवेशियों के दबे होने की खबर है। गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
जैसा कि अवगत कराया गया था कि तहसील देवाल के मोपाटा ग्राम में रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण वहां पर एक भवन क्षतिग्रस्त होने के साथ उसमें 2 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम के द्वारा जो है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रवाना हो गई थी और जो जनपद की DDRF की टीम है वो भी रवाना हो गई थी। मार्ग रास्ते में बाधित है, इस कारण जो है इनको पहुंचने में विलम्ब हो रहा है और जैसे ही मार्ग को खुलाया जा रहा है, जैसे ही मार्ग खुल जाएगा वैसे ही तत्काल ये मौके पर पहुंच गए राहत कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इधर जनपद रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के वजह से जगह जगह भूधसाव, पहाड़ से मलबा आने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तहसील बसुकेदार क्षेत्र के ताल जमाड़ में बादल फटने से कई मवेशी मलबे में दब गए। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो अलकनंदा नदी भी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इधर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ के पास बंद है, तो वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बांसबाड़ा, कुंड आदि जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया है। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में देर रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। गांव का संपर्क सड़क से टूट गया है। ग्रामीणों के धान के खेतों में मलबा आने से फसल चौपट हो गई। घराट चक्के टूटे और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर NDRF और SDRF कपकोट तहसील प्रशासन टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में भारी बारिश से गाँव में एक मकान के ऊपर मलबा आने से एक परिवार के 5 लोग दब गए। प्रशासनिक सूचना के अनुसार 2 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 शवों की खोजबीन जारी है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा राजनीति करने वाले अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। 2017 से ही प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेशवासियों को भला नहीं होने वाला बीजेपी को कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार घमंडी हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो प्रदेश के घोटालों को उजागर करने में जुट गए हैं और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए हैं। कोटद्वार पहुंचे हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को 8 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जीरो है। साथ ही हरक सिंह रावत ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी कोटद्वार को छलने का आरोप लगाया। जब मैंने भाजपा छोड़ी थी 96 में, रज्जू भैया थे, भाजपा का सम्मेलन था, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप भाजपा में वापस आ जाओ। कल्याण मिश्र जी ने कहा, उस प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर वो सब लोग कहने लगे भाई एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा रही तुम्हारी सरकार, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। 160 और 65 के बीच में आ रहे हैं, 162 सीटें आई। हरक सिंह रावत ने बताया कि 2017 में नितिन गडकरी कोटद्वार आए थे, जिसमें उन्होंने लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, सेंटर स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। केवल भाजपा सरकार ने कोटद्वार और प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। हरक सिंह रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और सरकार के 8 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। रावत ने कहा कि भाजपा को घमंड हो गया है। प्रदेश में अंकिता हत्याकांड हुआ, जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामला, नाबालिग का रेप मामला, जिसमें बीजेपी के नेताओं पर ही सवाल उठे। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी तो केवल अपराधी होता है, इसीलिए भाजपा की विदाई प्रदेश हित में जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड से हो, ये केवल कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, ये उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह 8 साल हो गया, और मैंने कई बार इस बात को कहा कि घमंड हो जाता है, लोगों लगता है भाई हम काम करें ना करें, हमारे लोग तो वोट देंगे, हमको धर्म के नाम पे वोट देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार के घोटालों के मामले में घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर विभागों से जमकर वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि अपनी 40 साल की राजनीति में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। बाहरी कंपनियों को टेंडर दिया गया है और वो लोग यहाँ के ठेकेदारों से काम करा रहे हैं और समय पे पैसा भी नहीं दे रहे हैं।
जिस कारण लोग आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। भाजपा के सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी में यहाँ पूछ लीजिएगा किसी को, 2 घंटा पीडब्ल्यूडी में आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से कर रहा हूँ, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा है। आज लोग परेशान हैं। आप लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग। पाखरू टाइगर सफारी मामले में हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पाखरू टाइगर सफारी चालू कार्य है, इसलिए इसे नहीं रोका जा सकता, तो फिर प्रदेश सरकार क्यों नहीं बनाना चाह रही है। बीजेपी के लोग 200 करोड़ घोटाले की बात करते हैं, जबकि पूरा काम भी 4.5 करोड़ का नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार पाखरू टाइगर सफारी को केवल इसीलिए रोकना चाहती है क्योंकि इसके बन जाने से कोटद्वार का विकास होगा, जबकि इसके बन जाने से केवल कोटद्वार का ही विकास नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का विकास होता। बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के नाम पर ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुली तक जो NH का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनियों को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है। वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ के कोने कोने में देवी देवताओं का वास है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने अपने इलाकों में श्रद्धा भक्ति भाव से आयोजन करते हैं। चमोली के ज्योतिमठ इलाके में आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित 3 दिवसीय लोक आस्था का पर्व इसी से जुड़ा है। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ क्षेत्र की आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित 3 दिवसीय लोक आस्था का पर्व नंदाष्टमी उत्सव शुरू हो गया है। यह नंदाष्टमी उत्सव उत्तराखंड के विशेष देव पर्वों में से एक माना जाता है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के डांडो गांव स्थित मां नंदा देवी मंदिर सहित परसारी, बड़ा गांव सहित अन्य सीमांत गांवों में भी ये नंदाष्टमी उत्सव आज से शुरू हो गया है। डांडो गांव में नंदा देवी मंदिर से फुलहारी के रूप में उच्च हिमालयी क्षेत्र भांगर चूला हिमालय में देव पुष्प ब्रह्म कमल लेने 2 युवा फुलहारी रवाना हो गए हैं। 2 युवाओं में से एक का नाम सुनील तो दूसरे का नाम नीरज भट्ट है, जो इससे पहले 13 बार मां नंदा के फुलहारी बनकर उच्च हिमालयी क्षेत्र जा चुके हैं। प्रक्रिया ये है कि आज हम लोग यहाँ से आपका क्वारी पास जाएंगे। कल सुबह नहा धो करके हम दोनों फुलहारी हैं, मेरे साथ सीनियर भी है, मैं जूनियर हूँ, और मैं ये 13वीं बार जा रहा हूँ। वाला फूल नंदा माता के लिए फूल लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रखा है। तो हम लोग कल ही नहा धो करके, मतलब चाहे बर्फ़ हो चाहे बारिश हो, उसमें हम लोग फूल तोड़ करके और कल ही विधि विधान से पैदल आके माँ नंदा देवी डाडो गांव में पहुँचते हैं। उत्तराखंड में मां नंदा देवी के श्रृंगार के लिए उच्च हिमालयी दिव्य देव पुष्प ब्रह्म कमल को कैलाश से लाया जाता है, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना करने के बाद मां नंदा देवी को पारंपरिक व्यंजन, पकवानों और ऋतु फूलों कलियों के रूप में अर्पित करते हुए ध्यानी के रूप में भावपूर्ण विदाई देकर कैलाश के लिए रवाना कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी क्षेत्र में लोगों ने मां नंदा को शक्ति के स्वरूपा के साथ साथ अपनी आराध्य देवी के साथ बेटी के रूप में स्वीकारा है। मां नंदा को उत्तराखंड में शक्ति के साथ साथ बेटी के रूप में भी पूजा जाता है। पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ग्रामीण नंदाष्टमी से 2 दिन पहले ही आसपास के उच्च हिमालयी शिखरों पर ब्रह्म कमल दोहन को निकल जाते हैं। नंदाष्टमी मेले के पीछे उत्तराखंड के लोगों की अटूट भावपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और मां नंदा के प्रति आस्था है। नंदाष्टमी का आयोजन भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन उत्तराखंड के विभिन्न शक्ति स्वरूपा मां नंदा के मंदिरों में किया जाता है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ डांडो में स्थित मां नंदा के मंदिर में भी नंदाष्टमी का आयोजन हो रहा है। नंदाष्टमी से 2 दिन पूर्व विधि विधान पूर्वक डांडो गांव के 2 युवा फुलहारी के रूप में मां भगवती से आशीष लेकर उच्च हिमालयी शिखरों पर ब्रह्म कमल दोहन के लिए निकल गए हैं। वहीं इस नंदाष्टमी देव उत्सव मेले के लिए दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल दोहन के पीछे का कारण बताते हुए बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि
मां नंदा देवी को प्रतिवर्ष कैलाश से ब्रह्म कमल के रूप में उनके मायके लाया जाता है। गांव से गए 2 लोगों को उच्च हिमालयी शिखरों से ब्रह्म कमल लाने में 2 दिन का समय लगता है। बताया गया कि जंगल के रास्ते से होकर उच्च हिमालयी शिखरों तक पहुंचने में कई वन देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।